शाहिद खाकान अब्बासी अपनी अलग जमात कायम कर चुके हैं और देखना होगा कि ये जमात इस्टेब्लिशमेंट की हिमायत के बगैर इक़्तिदार हासिल करने में कामयाब हो सकेगी या नहीं। इन तमाम मामलों पर हम बात करेंगे और उसके लिए हमें ज्वाइन किया है शाहिद खाकान अब्बासी ने। अब्बासी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। तफसील से बात करेंगे। अवाम पाकिस्तान पार्टी के हवाले से कुछ तनकीद भी हो रही है आपके पुराने साथियों की तरफ से, लेकिन ज़रा सबसे पहले मैं ब्रीफली आपसे ये जानना चाहूँगा कि जिस पार्टी में आप 30-35 साल रहे और उसने पार्टी ने आपको वज़ीर आज़म भी बनाया, मिफ्ता इस्माइल साहब आपके साथी अवाम पाकिस्तान में हैं, उनको 2 मरतबा वज़ीर ख़ज़ाना बनाया, तो वो क्या वजह थी जिस पर आपने सोचा कि अब पार्टी से जुदा हो जाऊँगा? क्या नज़रियाती इख्तलाफ था या शख्सियात से इख्तलाफ था? नहीं, शख्सियात से कोई इख्तलाफ नहीं था, ना कोई खफगी है ना कोई नाराज़गी है। बात जमात की सोच की है। हम शुरू से वोट को इज़्ज़त दो की सोच के साथ रहे हैं। जब जमात ने 2023 में फ़ैसला किया कि इक़्तिदार की सोच आई कि हर कीमत पर इक़्तिदार की तरफ जाएं, तो मैंने उस वक़्त ही मियाँ साहब को बता दिया था कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ पाऊँगा। ये तकरीबन 1 साल पहले की बात है, उससे भी पहले की बात है। तो यही सारी वजह है। इसमें कोई बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप जमात फ़ैसला करती है उसका हिस्सा बन जाते हैं ना भी चाहते हुए, और वो आपका फ़ैसला हो जाता है। लेकिन कुछ बुनियादी बातें होती हैं जो ज़रा मुश्किल होता है। तो ये एक ऐसी बुनियादी बात थी कि कम से कम मैं इस सोच के साथ नहीं चल सकता था। और मतलब वो जो सोच थी वोट को इज्जत दो, वो आपके ख्याल में तब्दील हो गई? उसका मतलब ये है जैसे पीटीआई पहले इस्टेब्लिशमेंट के साथ एक पेज पे थी, आपको ये लगने लगा था कि अब आपकी जमात जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ एक पेज पे होने जा रही है और कॉम्प्रोमाइज़ होगा, वोट को इज्जत दो, ये मामला था? जी, वो जो हमारी सोच थी जिस पर अवाम हमारे साथ थे उसमें एक तब्दीली आई और उसका असर हमने देखा कि इलेक्शन में उसका एक बड़ा वाज़ेह असर जमात की सियासत पर हुआ है। तो बहरहाल यही सारी बात है, इसमें कोई और चीज़ डालने की कोशिश ना करें। सही। तो अता तारर साहब ने कल वैसे ये कहा है कि जब आप लोग बड़े ओहदों पे विराजमान थे तब आप लोग खामोश थे, उस वक्त आप लोग ओहदों से लुत्फानंदोज होते रहे, तो उस वक्त क्यों नहीं बात की इस हवाले से? जी अब अब्बासी साहब, मैंने सवाल ये किया कि कल अता तारर साहब ने ये बात की कि जब आप बड़े ओहदों पर विराजमान थे उस वक्त आप लोग खामोश थे और उस वक्त ओहदों से आप लुत्फानंदोज हो रहे थे। जी, मैं उनको बड़ा मशहूर हूँ, उनको हमारा बड़ा ख्याल है। वो हुकूमत के वज़ीर हैं, उनका काम है ये बात करना। लेकिन अगर मुझ पर कोई तनकीद का हक़ रखता है मुस्लिम लीग नून में, तो उनका नाम मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ है। जो वो बात कहेंगे मन वन कबूल है। मियाँ नवाज शरीफ साहब ने तो अपनी आखिरी तकरीर में भी आपकी लॉयल्टी पे बात की। उन्होंने कहा जब मैं जेल में था बड़ा मुश्किल वक्त देखा शाहिद खाकान अब्बासी ने और उफ तक नहीं किया। तो ये उनकी आखिरी तकरीर का तो ये हिस्सा था। जी, मैं उनका 35 साल का साथी हूँ और अगर मुझसे कोई गलती हुई है या मैंने कुछ ऐसी बात की है 35 साल में, बाकी तो हज़रात को इल्म नहीं है ना कि क्या होता रहा क्या नहीं हुआ। तो मियाँ साहब से एक ज़ाती ताल्लुक़ है जिसका मुझे बहुत एहतराम है और मेरी कोशिश है कि वो ज़ाती ताल्लुक़ बरकरार रहे। सियासत में असर होता है, ज़ाती ताल्लुकात पर भी असर होता है, लेकिन अब ये कोई सियासत दुश्मनी नहीं होती, एक सोच है। तो मेरी सोच बड़ी वाज़ेह है इस बारे में। और मियाँ साहब ने आखिर तक कोशिश की कि आप ना जाएं, पार्टी में रहें, और ये आखिरी कोशिश कब हुई मियाँ साहब की तरफ से? नहीं, मेरी 3-4 मुलाकातें हुई, मैंने अपनी सोच उनके सामने रख दी थी। वो मुझे जानते हैं, मेरी राय का एहतराम करते हैं। सही। तो मैंने उनसे कह दिया था कि मेरे लिए मुश्किल होगा इस सोच के साथ चलना। राइट। चलें, अब आपकी जो बातें आपस में होती हैं वो उसी तनाजुर में रहनी चाहिए। वो 2 अफराद के दरमियान अगर एक बात हो तो वो कॉन्फिडेंस में रहनी चाहिए। सही है। अवाम पाकिस्तान की तरफ आते हैं। अब देखें, एक अरसे तक हमने देखा इस मुल्क में 2 पार्टी सिस्टम चलता रहा, फिर थर्ड फोर्स थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिसको बड़ा वक्त लगा और इवेंचुअली जब वो भी राइज किए तो आपको पता है इस्टेब्लिशमेंट की मदद से किए। अब इस पॉलिटिकल मैदान में या स्फेयर में आपकी जमात कहाँ से जगह बनाएगी? देखिए, सियासत एक सोच पे होती है। आज जो तीनों जमातें हैं उनकी सोच क्या है, वो बात तो कुछ और करेंगे, लेकिन तीनों जमातें इक़्तिदार में रह चुकी हैं और कुछ डिलीवर नहीं कर सकी। मुल्क के हालात बदतर से मज़ीद बदतर होते गए। तो इसलिए हम ये समझते हैं कि एक बेहतर सोच के साथ जो जमात आएगी वो मुल्क के मसाइल हल करने में कामयाब हो सकती है, क्योंकि
ये तीनों जमातों के पास कुछ अब है नहीं मुल्क को देने के लिए। वो कुर्सियाँ, इक़्तिदार की जंग है, कुर्सियों की जंग है। कुर्सियाँ तो मिल जाती हैं लेकिन मुल्क का भला नहीं हो सकता। लेकिन जो नारा आपने लगाया है आपकी पार्टी का है, बदलेंगे निज़ाम, ऑलमोस्ट वही नारा इमरान खान का भी था, तब्दीली का। लेकिन फिर हमने देखा, जैसे बात की कि वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ उस वक्त मिल गए सारी चीज़ों में, तो फिर आप कैसे टिके रहेंगे इस नारे पे, और क्या फ़र्क होगा आपके नारे में और उनके नारे में? जी, हम कोई नए लोग नहीं हैं, हमारी सोच बड़ी वाज़ेह है और मेरा ख्याल है जो लोग हमें जानते हैं वो उनको पता है कि हम अपनी बात और अपने असूल पर कायम रहने वाले लोग हैं। क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि ये जो गैर आइनी एक रिश्ता है हमारी सियासत के अंदर, इस्टेब्लिशमेंट का, सियासतदानों का, हुकूमत का, जुडिशरी का, इसने बेपनाह नुकसान मुल्क को दिया है। तो ये रिश्ते आइन के अंदर रहने चाहिए और सब मिलकर मुल्क के मामलात के लिए काम करें। आइन इसीलिए होते हैं कि इन रिश्तों को वाज़े कर दें और इन पर फिर सब अमल करें। तो हमने देखिए आज हम कहाँ पर खड़े हैं, क्या किसी को मुल्क की परवाह है? मैं तो इस हुकूमत को देख लें, इससे पिछली हुकूमत देख लें, उससे पिछली हुकूमत देख लें, क्या उन्होंने कभी मुल्क की बात की है? वो सब इक़्तिदार, आज मुल्क की सियासत जो है वो नफ़रत में बदल गई है। गाली, पार्लियामान सिर्फ गाली गलोच की जगह है और मुल्क दिन ब दिन मामलात मुश्किल होते जा रहे हैं। लेकिन शायद अब्बासी साहब, जो आप ये बात करते हैं कि आइन पे चलने की ज़रूरत है, मदाखलतें ना हो, इस वक्त तहरीक इंसाफ का वो नुक्ता नज़र है, पहले आपकी जमात का वो नुक्ता नज़र था, अब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में कई जजेस का ये नुक्ता नज़र है, उस पर वो बड़ी बात भी कर रहे हैं इस वक्त, लेकिन वो इसको इन्फोर्स नहीं करवा पा रहे हैं। आप एक नई जमात है, एक छोटी जमात है फिलहाल, आप ये बातें करके कैसे बावर करवा सकते हैं, इन्फोर्स कर सकते हैं ये चीज़? नहीं साहब, ये नुक्ता नज़र नहीं है, ये एक हकीकत है, ये आइन है। इसमें चॉइस नहीं होती कि मैं आइन पे अमल करूं या ना करूं। ख़राबियाँ हर निज़ाम में पैदा हो जाती हैं। हमारे मुल्क में लंबा अरसा मार्शल्लाह का रहा है, हर किस्म की हमने तजर्बे सियासत में किए हैं, हर इलेक्शन चोरी हुआ है, लेकिन उसने मुल्क को कुछ दिया है। तो अगर हम भी उस खराबी का हिस्सा बन जाएं तो फिर मकसद तो ना हल हुआ ना। तो मैंने ये कहा कि ये सियासत सिर्फ इक़्तिदार का नाम नहीं है, आप सलूब पर रहेंगे, क्योंकि जो मामलात आज हैं, जो हम आइन तोड़ते हैं, जो आइन से दूर जाते हैं, ये तो इसने तो हमेशा मुल्क को नुकसान दिया है, तो इससे तो बेहतरी की कोई तवक्को नहीं है। तो उस मामले का हिस्सा बनना जहाँ बेहतरी की तवक्को ना हो, जहाँ मुल्क के लिए कुछ कर ना सकें, वो तो फिर एक बेमकसद बात है। लेकिन आप मुझसे बेहतर जानते हैं पाकिस्तान की सियासत को, जाहिर सी बात है, इतने साल आप एक बड़ी जमात में रहे, आपको पता है पाकिस्तान में वही जमातें बड़ी हुई हैं या कामयाब हुई हैं जिनमें 2-3 ट्रेड्स हमें नज़र आए। या तो वो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स थी, उसमें कामयाबी हुई, या कैरिज्मेटिक लीडरशिप हो, उस वजह से जमात कामयाब होती है, या फिर इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट हो। इन तीनों में से आपके पास क्या है बड़ी पार्टी बनने के लिए और एक कामयाब पार्टी बनने के लिए? देखिए, आप शायद वो जमातें कामयाब हुई हों, उनको इक़्तिदार मिला हो। अगर इक़्तिदार ही कामयाबी का नाम है तो यकीनन पाकिस्तान में लोगों ने इक़्तिदार हासिल किया है, या हम उसे कामयाबी कह सकते हैं। लेकिन क्या मुल्क कामयाब हुआ है? मुल्क तो नाकाम हुआ। तो आज कोई तो मुल्क की बात करने वाला हो। ये मुश्किल सफ़र होते हैं, ये लंबे सफ़र होते हैं। आइन का सफ़र हमेशा मुश्किल होता है, लंबा होता है, उसमें इक़्तिदार शायद ना भी मिले, लेकिन आखिरकार जो कामयाबी होती है वो आइन की होती है। देखिए अब्बासी साहब, बात करने वाले तो बहुत सारे लोग हैं। जब आप एक सियासी जमात आप तो वैसे भी आके बात कर सकते थे, लेकिन जब आप एक सियासी जमात बनाते हैं तो फिर बात करने तक नहीं रहती ना। बात फिर होती है कि आप वाकई इक़्तिदार हासिल करें, और इक़्तिदार में आके ही आप तब्दीली लाएंगे ना। बाहर बैठ के यहाँ पे इस मुल्क में कैसे तब्दीली हो सकती है? तो इक़्तिदार तो यकीनन आपका टारगेट होना चाहिए फिर। जी, इक़्तिदार बिल्कुल हमारा टारगेट है। हम इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, भरपूर तरीके से लेंगे। हम पार्टी को ग्रो कर रहे हैं, लोग होंगे जो इलेक्शन लड़ते हैं, लेकिन हमारे कुछ असूल होंगे कि लोग ऐसे हों जो मुल्क को कुछ दे सके, उससे लेने वाले ना हों, जो जिनकी शोहरत जो है वो ऐसी हो जिसको लोग कबूल कर लें, और सबसे बढ़कर कि आप एक असूल की सियासत करें। वरना इक़्तिदार की सियासत तो सबने की है ना। आज क्या मुल्क कामयाब हुआ है? आज कौन सी जमात कामयाब है? आज मुल्क के लोग भी परेशान हैं, जमातें भी परेशान हैं, मुल्क भी ज़वाल में है। तो कम से कम कोई तो बेहतर सोच रखने वाली बात करे।
जी, इसमें अब्बासी साहब देखें, आपकी या मिफ्ता इस्माइल साहब की साख पे तो कभी किसी ने कोई सवाल नहीं उठाया, लेकिन ये सवाल तो अब ज़रूर उठेगा कि एक आप आम आदमी की बात करते हैं, लेकिन आप हो, मिफ्ता साहब हो, माशाल्लाह पैसे वाले लोग हैं, इस मुल्क के अशराफिया हैं, तो यही इस वक्त एक आम आदमी का मसला है कि उनके फैसले अशराफिया कर रही है और वो आम आदमी को कुछ उसका बेनिफिट नहीं हो रहा, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। तो आप भी जब अशराफिया हैं तो आप कैसे उनके हक़ में फ़ैसले करेंगे, उनकी ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए काम करेंगे? मेरा अशराफिया से कोई ताल्लुक नहीं है, मैंने कभी कोई फ़ायदा हासिल नहीं किया। नहीं, फ़ायदा हासिल करने के हवाले से नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ऑब्वियसली आप बड़ी बड़ी पोजीशंस पे रहे हैं, अल्लाह ने आपको नवाजा भी बड़ा है। जी, मैंने मुल्क में सियासत में एक आम एमएलए की हैसियत से आया था और 35 साल का सफ़र है। उसमें जो उंगली आप उठाना चाहते हैं आप उठाएँ। मैंने 19 साल नैब की अदालतों में गुजारे हैं, ये सब एहतसाब हमने देख लिया है। जी, जो कुछ मैंने कमाया है नहीं कमाया, मैं उस पर टैक्स पे करता हूँ। बिल्कुल सही है। मेरी कोई इनकम ऐसी नहीं है, मेरी कोई एहसास नहीं है, मैंने कोई एहसास ज़िंदगी में नहीं बनाया। मैंने कारोबार किया, एक कागज़ से शुरू किया और वो कारोबार कामयाब है। तो अगर ये डिस्क्वालिफिकेशन है सियासत में तो शायद मैं डिस्क्वालीफाइड हूँ। नहीं, डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है बात साहब, लेकिन देखें जब एक आम आदमी की बात होती है तो आम आदमी अब ये समझता है कि एक आम आदमी ही आम आदमी की बात समझ सकता है, और इसीलिए शायद ये मुल्क का हाल है। क्योंकि अभी भी इस बजट में भी आपने देखा कई ऐसे फैसले हुए जिसमें आम आदमी पे बोझ डाला गया, अशराफिया को बेनिफिट मिला। तो हाउ विल यू कनेक्ट विद द कॉमन मैन? जी, मैं 35 साल से हल्के की सियासत करता हूँ। जितना मैं जानता हूँ मुल्क के मसाइल, आम आदमी के मसाइल शायद इस मुल्क में कम लोग जानते हों। और आम आदमी, मेरा रोज़ ताल्लुक़, मैं जब कारोबार भी करता था तो हर आदमी से ताल्लुक़ होता है, तो आम आदमी के मसाइल आम आदमी जानता है, दूसरा आदमी जो कामयाब हो वो भी जानता है, और जो आदमी ज़िंदगी में कामयाब होता है चाहे सियासत में हो या कारोबार में हो, वो उन मसाइल के हल भी जानता है कि इनको हल कैसे किया जाना चाहिए। तो मैंने एक सफ़र तय किया, एक तजर्बा हासिल किया है ज़िंदगी में भी, कारोबार में भी और सियासत में भी। तो मैं समझता हूँ कि आज जो मुल्क के मसाइल है, और मैं आपको हकीकत से कहता हूँ कि हमें दुख इस बात का कि हमें हल नज़र आते हैं लेकिन हल करने वाला नज़र नहीं आता, वो सोच रखने वाला नज़र नहीं आता आज की सियासत में। सही। और आपको पता है पाकिस्तान की सियासत में या जहाँ पे भी पार्लिमानी सियासत होती है, हल्के का, इलेक्टेबल्स का एक बड़ा असर होता है। आपके ख्याल में ये बात अब पाकिस्तान की सियासत में कितनी रेलेवेंट है? क्योंकि 8 फरवरी को जो इलेक्शंस हुए उसमें हमने देखा कि तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको कोई जानता नहीं था, लेकिन फिर भी वो इलेक्शन जीते। तो आपके ख्याल में ये पार्टीज़ में इलेक्टेबल्स का होना ये आज भी मायने रखता है या अब ये बेमायने हो गया है? नहीं, इसके मानी होते हैं, लेकिन मेरा ख्याल 8 फरवरी के इलेक्शन ने साबित कर दिया कि सोच ज़्यादा हावी है, सोच अब हावी हो गई है। और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को अब ये भी देखना पड़ेगा कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, हालांकि मैं कुछ वजूहात की बिना पर इसके ख़िलाफ़ हूँ कि आप जो मुतनासिब नुमाइंदगी है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, उसकी तरफ जाएँ। हमारी इतनी सियासत में पोलराइजेशन हो गई है कि हल्के की सियासत जो है वो अब दुश्मनियों में और बहुत बड़ी पैसे की खेल बन गया, तो उससे शायद आपको हकीकी नुमाइंदगी नहीं मिलेगी और इलेक्शंस में जो रिज़ल्ट आएंगे वो अवाम की तर्जुमानी नहीं करेंगे। और अब्बासी साहब, रियलिस्टिकली आपको क्या लगता है कि आपकी पार्टी को पार्लिमानी कामयाबी कब तक हासिल हो सकती है? क्योंकि अभी मिसाल के तौर पे 8 फरवरी के इलेक्शन से पहले 2-3 हमने नई पार्टीज़ देखी। एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंट्री ग्रुप बना, खटक साहब का नाकाम हो गए। IPP जितनी सीटों के दावे कर रहे थे उनको वो नहीं मिली। तो इन पार्टी के हालात देख के आपको क्या लगता है कि जो बात आप कर रहे हैं आवाम तक कब तक वो पहुंचेगी और कब तक पार्लिमानी कामयाबी, मतलब आपका टारगेट क्या है इस हवाले से? देखें, वो जो जमातें बनती हैं वो मखसूस मकासद के लिए बनती हैं। वो इलेक्टेबल्स का एक गट होता है, एक कलेक्शन होती है इलेक्टेबल्स की कि जनाब ये बंदे इकट्ठे हो गए, आज जमात बन गई है। वो पक्की पकाई जमातें बनती हैं। ये अक्सर आप इलेक्शन से पहले या इलेक्शन के फ़ौरन बाद जब हुकूमतें बनती हैं तो आप ये जमातें देखते हैं, और ये लंबा सफ़र है इनका भी, और फिर वो जमातें गायब हो जाती हैं। तो हमारी जमात जो है ग्रास रूट्स की जमात है, हम इसको अब ऑर्गेनाइजिंग कमेटी बन गई है, पार्टी हमने लॉन्च कर दी है, अब हम इसको ग्रो करेंगे और अगले इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। और उसके अंदर मुझे पूरा यकीन है कि एक सोच अवाम के सामने रखनी होती है, अगर अवाम उसे कबूल करें तो आपको कामयाबी होती है। तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है
कि मुल्क के लोग एक बेहतर सोच की तरफ आएंगे। सही। और आपको लगता है कि अब वो वक्त भी गुजर गया है कि जब एस्टैब्लिशमेंट्स पार्टियां बनाती थी और वो पार्टियां कामयाब होती थी? क्या ये सकत ख़त्म हो गई है और इससे भी आगे बढ़ चुके हैं? जी अल्लाह करे वो वक्त गुजर चुका हो क्योंकि मैंने कल भी लॉन्च में भी कहा है कि हमारी बदनसीबी मुल्क की ये है कि 24 करोड़ लोगों में लोगों को तासर ये मिलता है कि कोई शख्स खुद पार्टी नहीं बना सकता, एस्टेब्लिशमेंट ही बनाती है जी। तो हमने सारे निज़ाम को इतना बदनाम कर दिया है कि आज सियासत जो है वो बदनामी का नाम समझा जाता है। तो वही जमातें कामयाब होती हैं जो हकीकी मानू में अवाम की ग्रास रूट से आएँ और अवाम की नुमाइंदगी कर सकें।